मैथमेटिक्स में आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आपको भी याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटीग्रल्स की जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसकी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा अध्याय 8 है 8th, उसको हम लोग स्टडी करेंगे और उसमें हमको पढ़ना ये है समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जैसे आपने अवकलन में पढ़ा था, पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन पढ़े कि क्या उनके अनुप्रयोग हैं। तो कई सारे एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन में पढ़े गए थे। उसके बाद अब हमने क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो अब हम इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस पढ़ना चाहते हैं कि समाकलनों के क्या अनुप्रयोग हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग में भी आपको कई एप्लीकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हम ले रहे हैं वो है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। मतलब एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, साधारण वक्रों के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप? साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। मैं लिखे दे रहा हूं, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, इसको हमको स्टडी करना है। तो कैसे हम कर्व के नीचे का एरिया निकाला करेंगे ये चीज आपको समझनी है और इसी पर बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज रहेगी। ठीक है, अब इस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देखिए आप। जैसे मैंने आपको बोला ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने बना लिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस और ये वाई डैश। दिस इज ओरिजिन पॉइंट 0,0। एक कर्व मैंने आपको दे दिया, ये एक कर्व है, ठीक है ना। और हमने बोला कि इस कर्व के नीचे यहां भी हमने मिला दिया और यहां भी हमने मिला दिया इसको। मान लिया ये कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। मान लिया इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू a और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू b, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि मुझे इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल के बताओ, इसके नीचे का ये पूरा एरिया मुझे निकाल के बताइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। या एक दूसरा ग्राफ हमने आपको दे दिया ऐसा, ये x है, x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। एक ऐसा कर्व हमने दे दिया आपको और बोला इसके नीचे का एरिया हमको बताइए। अब आप तो आप क्या कर सकते हैं इसमें भी, या हमने आपको बता दिया ये चीज ऐसे और ऐसे, ये है y इज इक्वल टू a। अब आप सोचोगे अभी तो x इज इक्वल टू a लिखे थे, अब y इज इक्वल टू a लिखने लगे, तो आप समझ भी सकते हो क्योंकि ये कहां पर था, इस एरिया, जो एरिया हमको रिक्वायर्ड एरिया हमारा था उसके साथ x अक्ष इन्वॉल्व था, इसमें y एक्सिस इन्वॉल्व नहीं थी। अब ये जिसका एरिया हमको निकालना है, इसका एरिया जो हमको ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल पता लगाना है, इसमें आप देखिए x एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, पूरी कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व है? y एक्सिस इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये y इज इक्वल टू a और ये y इज इक्वल टू क्या है? b है, ठीक है ना। इस वक्र की इक्वेशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x और इस कर्व की इक्वेशन है x इज इक्वल टू f ऑफ y। और आपसे बोल दिया गया सॉरी कि इसका एरिया बताओ और इसका भी एरिया बताओ। अब आप कैसे निकालोगे? हमारे पास एरिया निकालने के क्या तरीके हैं? तो आंसर है हमारे पास एरिया निकालने के फॉर्मूले हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजाई स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ऐसे कर करके हमारे पास ना एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ इनसाइड द एनी फिगर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है
कि उनमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एरिया निकालने के जितने सूत्र आपके पास हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला इनके लिए यूज करेंगे आप। आंसर है वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला कि हम इनका एरिया निकालने के लिए यूज कर सकें। ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिनको जो इसका एरिया निकलवा सके। तो इतने सारे फॉर्मूले बना डाले हैं पर इनका एरिया निकालने का कोई सूत्र नहीं है आपके पास। फिर क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन पर। ऐसे सिचुएशन पर इससे पहले आपको पढ़ाया जा चुका है ये, जब हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, याद होगा आपको, एज द लिमिट, योग की सीमा के रूप में, ऐसा कुछ हिंदी में उसको बोलते थे। तो अभी कल एक क्वेश्चन भी उसका हमने लगाया है, तो उस वक्त ये चीज आपको बताई गई थी कि इस प्रकार का फिगर अगर है तो इसका एरिया कैसे। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं लगा सकते हम कोई सूत्र, क्योंकि ये हिस्सा इसका कैसा है, कर्वेचर है, इसके इस हिस्से में कैसा है, कर्वेचर है, और ये हमारी प्रॉब्लम है कि ना तो ये आयत है ना वर्ग है, ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं है ये, तो हम सूत्र तो नहीं लगा सकते कोई भी। तो क्या किया जाए, आंसर है उस वक्त आपको समझाया गया होगा, वो थोड़ा सा याद करिए क्या किया था उस पे हमने। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, छोटी छोटी पट्टियों में हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। उस एक पट्टी का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसका जो एरिया आएगा फिर उसको हम ए से बी तक के बीच में पूरा क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तरीका तो बेसिक ये है कि पतली पतली जितनी भी पट्टियां बनती हैं उन सब पट्टियों का एरिया अलग अलग निकालो और सबको जोड़ो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, इसलिए हम वो नहीं करते हैं। हमारे पास एक और रास्ता है, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लो और फिर उस स्ट्रिप को ए से बी तक लेकर क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। हमारे पास एक बड़ा अच्छा तरीका है। तो हमने क्या किया, इस पर एक पट्टी बना ली, ये बड़ी पतली सी स्ट्रिप हमने बनाई। फिलहाल जो हम दिखा रहे हैं वो तो फिर भी बहुत चौड़ी है, ये स्ट्रिप इतनी छोटी होती है कि इसका जो विड्थ होती है, जो ये चौड़ाई होगी, ये बहुत कम होती है, ये जीरो का अप्रोच करती थी, छोटी सी ये स्ट्रिप रहती है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई हम कुछ मान लेते हैं, क्या मानी जाए, तो आंसर है इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं dx। dx ही क्यों माना भैया आपने, क्योंकि ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और ये x अक्ष की छोटी सी लेंथ है, और x अक्ष का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको क्या बोलोगे आप, dx। l लंबाई का छोटा सा टुकड़ा dl, v आयतन का छोटा सा हिस्सा dv, a एरिया का सबसे छोटा सा हिस्सा dA। ये बड़ा सिंपल सी चीज है, टाइम t का एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, dt लिख देते हैं। तो x एक्सिस में हम छोटी सी लेंथ ले रहे हैं, हम इसको dx लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। और ये मान लिया कि ये जो dx टुकड़ा है ना, ये विड्थ, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, ये मान लेते हैं कि ये यहां से x डिस्टेंस पर है। देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे एक बार में सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। मूल बिंदु से x दूरी पर dx विड्थ की एक पट्टी है, ये स्ट्रिप जिसको कहते हैं। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसकी ये हाइट पता लगाओ कितनी है, फिर इसकी ये हाइट पता लगाओ। तो आंसर ये है कि यहां से मूल बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो ये वाली हाइट कितनी होगी, आंसर है y। अरे आपका फंक्शन है ना बउआ, देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। फलन में जब x की जगह पर x लिखोगे तो आपको ये मान क्या मिलेगा, y मिलेगा कि नहीं मिलेगा। x की जगह कुछ और लिखोगे तो फिर इसकी वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन जब तक आप x लिखोगे तो क्या मिलेगा, y। तो ये अगर x डिस्टेंस पर है तो ये हाइट कितनी है फिर इसकी, y है। समझ में आया। अब ये जो पट्टी है वो किस आकार की दिख रही है आपको, आयताकार। हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, बड़ी छोटी पट्टी का एरिया, इसको हम क्या लिख लेते हैं, dA, क्योंकि बहुत छोटी पट्टी का एरिया है तो इसको हम dA से प्रदर्शित कर लेते हैं। चलो यहीं लिख दो। अच्छा, बहुत छोटा सा एरिया भी आएगा, कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी ये हाइट कितनी है, y। और क्यों कर रहे हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि जो पतली पट्टी वो किस आकार की है,
और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई ले ली हमने y और चौड़ाई कितनी है इसकी dx। ये क्या आ गया बताइए, ये इसकी बनी हुई एक पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। आपका क्या करना है, हमको तो पूरा एरिया निकालना है। अगर हम इसका कुछ नाम रख दें, हम इसका नाम रख दें A B C D, एरिया ऑफ पोर्शन, कौन से पोर्शन का एरिया, ABCD पोर्शन का एरिया। क्योंकि हम पूरे का एरिया निकाल रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख देंगे, कैपिटल A। और आप ही ने अभी हमको बताया कि इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। या तो ऐसी सब पट्टियां बनाओ और या तो फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ DA, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, क्या 0 से A तक करना है, या A से X तक करना है, या A से B तक करना है, कहां तक। तो आंसर है आपको एरिया कौन सा चाहिए, ABCD चाहिए ना। X अक्ष पे ये कहां से कहां तक फैला है, लगा के A से B तक फैला है कि नहीं, इसके इधर तो है नहीं है, इसके आगे भी नहीं है। तो A से B तक ये लोअर लिमिट में ले लो, ये अपर लिमिट में ले लो, फ्रॉम A टू B। अब अगर हम इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, A विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA, DA इज व्हाट, y इंटू dx, y इंटू dx फ्रॉम A टू B। दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर एरिया अंडर द कर्व। ये सूत्र बन जाएगा इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालने का। नहीं समझ में आया, आया कुछ आपको, नहीं आ रहा, आ गया ना। अच्छा इसके बारे में बताओ तो फिर मुझे, इसका भी एरिया मुझे चाहिए, इसको कैसे निकाला जाए। इसमें भी हम एक पतली सी पट्टी बना लेंगे, लेकिन वो पट्टी अब ऐसे बनाई जाएगी, उसको हम y अक्ष के साथ लेकर बनाएंगे। ये वाली स्ट्रिप को हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ये जो पट्टी हमने इसमें बनाई है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मतलब क्षैतिज पट्टी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। बहुआ नहीं समझ में आ रहा क्या। अच्छा अब इसमें भी ये बताइए, ये विड्थ कितनी लेनी चाहिए हमको, हाँ बोलो। ये y अक्ष पे पड़ती है ना चौड़ाई, और y अक्ष का बहुत छोटा सा पार्ट है, इस चौड़ाई को हमने ले लिया dy। और ये भी मान लिया कि ये वाला जो छोटा सा पट्टी पड़ रही है ये मूल बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर पड़ती है, आंसर है मूल बिंदु से y डिस्टेंस पर पड़ती है। अगर ये मूल बिंदु से y डिस्टेंस पर पड़ेगी तो इसके ये लेंथ कितनी आ जाएगी, x के बराबर। y डिस्टेंस पर होगी तो फिर लेंथ कितनी आएगी, डिस्टेंस y के अलावा कुछ होगा तो लेंथ x के अलावा कुछ बदल जाएगी। अब ये है dy और ये कितना है x, ये भी बहुत पतला बनाया तो आयत जैसा बन गया, तो इसका एरिया भी निकालने चले गए भाई हम। एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, पतली जो पट्टी देख रहे हैं उसका एरिया DA। बताओ क्या लिखा जाए एरिया के लिए, पतली सी पट्टी का केवल एरिया बताइए मुझे आप। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयताकार बन चुकी है तो लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितनी है dy, तो x इंटू dy। ये तो पतली सी पट्टी का एरिया आया। अब ये पूरा रीजन जो देख रहे हैं यहां पर लिखना चाहिए B, C और D। एरिया ऑफ रीजन ABCD, क्योंकि अब हम पूरा एरिया निकालना तो कैपिटल A से लिखेंगे और इस पट्टी के एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ DA फ्रॉम A टू B, A टू B यहां तक। इस तरह से एरिया का फॉर्मूला बना। DA की वैल्यू कितनी है, x इंटू dy फ्रॉम A टू B, ये फॉर्मूला बन गया। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जरा तुलना कर लीजिए एक बार। क्या तुलना करनी है कि जब स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप होगी और एक बार हमारी स्ट्रिप कैसी बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो अगर वर्टिकल स्ट्रिप है, ऐसा ऊर्ध्वाधर पट्टी बनाई है आपने, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और जब क्षैतिज पट्टी बनाइएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाइएगा, तो उस समय कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई फ्रॉम ए टू बी, ये लगाओगे। समझ में आया? कभी कभी बच्चों को ऐसे नहीं याद रहता, भूल जाते हैं, तो हम आपको एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं, उसको लॉजिकली याद रखोगे तो आपको ध्यान रह जाएगा। कैसे? अगर पट्टी वर्टिकल बनी हुई है तो वो कौन सी अक्ष को टच कर रही होगी? एक्स अक्ष को कि वाई अक्ष को? देख लो ध्यान से, फिर बताओ मैं। अगर वर्टिकल पट्टी है तो वो कौन सी अक्ष को टच करेगी? एक्स अक्ष को, इसलिए यहां dx लगाना है आपको। और dx के साथ x नहीं लिखना, y लिखना है, ऐसे ध्यान कर लो, ठीक है। और जब स्ट्रिप हम बनाएं और वो स्ट्रिप y एक्सिस को टच कर ले तो यहां dy लिख देना, और dy के साथ y नहीं लिखना है, क्या लिखना है? x लिखना है, ठीक है। इतनी चीज सबको समझ में आ गई? अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक। दूसरी चीज, अभी बच्चे अब जानते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, अगर आपने सवालों को लगाया होगा इससे पहले, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको लिमिट लेने में आती है कि हम लिमिट कहां से कहां तक की ले लें। आती है कि नहीं आती है? करा है आपने क्वेश्चन? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि हम लिमिट कहां से कहां तक की लें। ये तो मान लो ए से बी हमको दिख रहा है, ठीक है, कभी कभी फिगर बड़ा कंजस्टेड बनेगा, कभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वहां पर फिर बच्चे को दिमाग में नहीं आता है कि हम लिमिट कौन सी यूज करनी चाहिए। बहुत सिंपल है भैया, इतना आसान है बेटा, आपको इससे याद रह जाए इससे याद कर लो, नहीं तो मैं फिर से एक लॉजिक बताता हूं, उसको ध्यान से समझ लो। आपको लिमिट तो वही लेनी है जिसका एरिया जहां से जहां तक का चाहिए, पर एक चीज, अगर आपका जो क्षेत्र है जिसका एरिया निकालना है आपको, रिक्वायर्ड पोर्शन, उसमें अगर एक्स अक्ष शामिल है तो फिर आपको लिमिट एक्स अक्ष से ही उठानी है, यह ध्यान रखिएगा। फिर वाई अक्ष में ललचाओगे नहीं जाके कि वाई अक्ष से लाओ लिमिट उठा लें। समझ रहे हैं? या तो आप याद कर लो कि अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो आपको एक्स अक्ष को टच करेगी तो एक्स अक्ष से ही हम लिमिट उठाएंगे, वाई अक्ष से हम लिमिट उठाने नहीं जाएंगे। और अगर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है जो कि वाई एक्सिस को टच करेगी तो फिर हम वाई एक्सिस से ही लिमिट उठाएंगे, हम फिर एक्स में ढूंढने नहीं जाएंगे। एक्स में चाहे 10 बिंदु हम लिख दें, लेकिन उन बिंदुओं को देख के ये लालच मत करो कि यार यहां तो बहुत सारे बिंदु हैं, इन्हीं में से किसी से लिमिट ले लो आप, ऐसा नहीं है। तो क्या ध्यान रखेंगे? अगर पोर्शन एक्स अक्ष को टच करेगा, एक्स अक्ष इन्वॉल्व होगा, तो लिमिट एक्स अक्ष से ढूंढेंगे। अगर वाई अक्ष इन्वॉल्व है उसमें तो वाई अक्ष से ढूंढी जाएगी। दूसरी चीज, अब वाई अक्ष से ढूंढोगे तो जैसे ये बिंदु होगा, इसका भी कोई निर्देशांक होगा, इसका भी कोई निर्देशांक होगा, इसका भी कोई निर्देशांक, तो निर्देशांक में तो दो चीजें होती है, एक एक्स का मान होता है, एक वाई का मान होता है। हम उसमें कौन सा लिया करेंगे? हम एक्स का मान लिया करेंगे कि वाई का मान लिया करेंगे? तो बहुत सिंपल है, अगर आप एक्स अक्ष से लिमिट उठा रहे हो तो फिर एक्स आई का मान उठाना है, वाई वाली वैल्यू नहीं उठानी है आपको। और अगर वाई अक्ष पर लिमिट उठा रहे हो आप वाई अक्ष से, तो फिर उसमें जो वाई वाला पार्ट हुआ करेगा जिसको आप कोट कहते हैं, तो फिर वहां से कोट ही लाया करेंगे, ऑर्डिनरी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। बहुत सिंपल, फिर से मैं सारी चीजें एक बार क्लियर कर दूं आपको। क्या? अगर पोर्शन में एक्स अक्ष इन्वॉल्व है तो यहां dx लेना है, और dx के साथ x नहीं बल्कि y लेना है। और अगर यहां dx आ जाएगा तो लिमिट भी x अक्ष से उठा के लानी है आपको, और x अक्ष से लानी है, x के मान लाने हैं, y का मान नहीं लाना। ना समझ में आया? दूसरा, अगर एरिया में y एक्सिस इन्वॉल्व होगा, एरिया में अगर y एक्सिस इन्वॉल्व होगा तो यहां dy लेना है आपको, और dy के साथ क्या लेना है? x लेना है। लिमिट अगर यहां dy ले लिया है आपने तो लिमिट भी कहां से उठा के लाओगे? y अक्ष से लाओगे, y अक्ष से लाओगे और y का मान उठाओगे, x का मान पिकअप नहीं करेंगे आप। नहीं समझ में आया? ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जब मैं इतना बताता हूं तो कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर कोई एरिया ऐसा आ जाए जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है, मानते हैं हम आपकी बात कि ऐसा एरिया भी हो सकता है इन विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ विल इन्वॉल्व्ड, दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। कैसा एरिया?
ये तो अभी ऐसा बना के दिखा दिया, इसमें एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी इन्वॉल्व है। या इतना पूरा ना बनाओ, कोई हमको केवल इतना एरिया दे दे, ऐसा अगर आपको दे देगा कोई एरिया। अब इसमें बताइए, और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस हिस्से का, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, इसमें एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है, वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, या दोनों एक्सिस इन्वॉल्व है? इसमें तो दोनों इन्वॉल्व हो गई ना। अब क्या करेंगे हम ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे? आंसर जो मर्जी लगा लो, फिर आप चाहे ये लगा के आंसर निकाल लो, चाहे ये लगा के आंसर निकाल लो। आप समझ आ रहा है? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,a, और इसका एरिया चाहिए। अब आप चाहे वर्टिकल स्ट्रिप वाले से निकाल लो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाले से निकाल लो, जिससे आपकी मर्जी। किससे करना चाहोगे आप? वर्टिकल स्ट्रिप। और इसकी जो इक्वेशन होगी x² + y² = a², ये एक वृत्त का टुकड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें हमने क्या कर लिया, यहां पर ऐसे में स्ट्रिप्स बना ले। तो ये स्ट्रिप हमने कैसी बनाई बताओ, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। अगर वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है तो एरिया का फॉर्मूला, वर्टिकल स्ट्रिप में एक्स अक्ष इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां क्या लिखा जाएगा? dx। अब dx के साथ क्या लाना है? y। और अगर यहां dx लिखा है तो लिमिट कौन सी लेनी है? x अक्ष की। x अक्ष की लेनी है, x के मान लेने हैं। तो x अक्ष पर ढूंढने चले कि यह हिस्सा कहां से कहां तक फैला है। यहां से चलना शुरू किया, शुरू हो गया फैलना, चालू हो गया एरिया। अभी तो स्टार्ट कहां हुआ, अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया। तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां जाके खत्म भी हो गया। तो हमको यहां से यहां तक की लिमिट लेनी है, एक्स अक्ष की लेनी है और एक्स का मान लेना है। एक्स का मान यहां कितना है? 0। एक्स का मान यहां कितना है? a। सो फ्रॉम 0 to a बन गया। अब y का मान कहां से लाएंगे? इक्वेशन से लाओगे, ये जो लिखा हुआ है y का मान यहां से ले आओगे। यहां से y का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा √a² - x² dx फ्रॉम 0 to a। और बस अब इसको सॉल्व करना, बाकी एरिया निकल के आ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि क्या अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते तो क्या आंसर नहीं आता, या इसके अलावा कुछ और आएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे जैसा बनाओगे आएगा। अगर ये वाली स्ट्रिप लेोगे तो एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? क्योंकि ये y एक्सिस को टच करता है, dy के साथ में x। अब अगर dy आ गया है तो लिमिट कहां से लानी है? y अक्ष से। और मान किसका? y का। तो ये कहां से शुरू हो रहा है? y अक्ष पे चलना शुरू किया, हमने देखा यहां से एरिया शुरू हुआ और यहां पर जाके खत्म, इसके बाद नहीं है कुछ भी। तो यहां से y का मान उठाइए, y का मान यहां x का मान 0, y का मान 0, y की वैल्यू कितनी है? और यहां पर जब पहुंचे तो y का मान कितना है? a। सो फ्रॉम 0 to a। x कहां से लाएंगे? आंसर है इस कर्व, जो कर्व दिया होगा उसमें एक इक्वेशन होगी, वहां से आप x निकाल के लाओगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ √a² - y² dy फ्रॉम 0 to a। तो आप चाहें तो इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बना के भी आंसर पा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के भी आंसर पा सकते हैं। दोनों तरह से निकलने वाला आंसर आपका सेम ही आएगा, कुछ अलग अलग नहीं होगा। अब बताएं, आपको ये समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और ये चीजें ध्यान रखना है सबको आगे तक, ठीक है। और ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर देखते हैं हम। इसमें एक छोटी सी चीज और आपको ध्यान देनी है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। कैसा? ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश, और इसको हम y मान लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एक कर्व आपको ऐसा दे दिया जाए, x एक्सिस से भी नीचे, समझ रहे हैं आप, और उसमें यहां पर आपको बता दिया जाए ऐसे, और ये ऐसे मिला देते हैं। ये है x = a और ये है x = b, ठीक। और फिर आपसे बोला जाए कि इस बार इसका एरिया निकाल के बताओ हमको। इसका एरिया आप कैसे निकालोगे?
आंसर है, तरीका तो हमारा वही रहेगा, मेथड में कोई बदलाव नहीं आएगा। तरीका वही है कि हम एक स्ट्रिप बना लेंगे इसमें बहुत पतली सी, और ये स्ट्रिप कैसी स्ट्रिप है? वर्टिकल स्ट्रिप है। अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है। देखो, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो इसके इस पूरे पोर्शन के एरिया के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y। इस कर्व की इक्वेशन मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो अगर x एक्सिस को टच करे तो यहां dx के साथ y, और कहां से कहां तक लेना है? a से b तक। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आएगा नहीं। आप सोचोगे जब हम कर ही रहे हैं तो आंसर क्यों नहीं आएगा? इसलिए बउआ नहीं आएगा आंसर, क्योंकि देखो ध्यान से, ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे पड़ रहा है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे, ये नेगेटिव साइड पड़ रहा है, पड़ रहा है नेगेटिव साइड। तो जब नेगेटिव साइड ये पड़ेगा तो इसका जब एरिया निकालोगे तो वो एरिया कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और आप तो जानते हैं एरिया नेगेटिव नहीं होता, किसी भी चीज का एरिया हम नेगेटिव नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे वर्ग ही ले लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो उसमें एरिया का जो फॉर्मूला आया, भुजा स्क्वायर आया, स्क्वायर आ रहा है। अब एरिया स्क्वायर आ रहा है एरिया में। अब किसी चीज का स्क्वायर का कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एरिया कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, माइनस नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन पर फिर जानते हो क्या करना पड़ता है? जब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए तो इसमें ऐसा मॉड लगा लीजिएगा और फिर इसको कैलकुलेट करिएगा। कभी भी ऐसी सिचुएशन पड़े तो फॉर्मूला सेम वही लगाइए, लेकिन इसके दोनों साइड में क्या यूज कर लीजिए? मॉड यूज कर लीजिए, तब आप सॉल्व करिए उसको। नहीं समझ में बात आई? आ गई? और देखिए एक चीज, ये तो हो गई नेगेटिव साइड वाले कर्व की बात कि कैसे करना है आपको। एक और बात देखिए, उसको भी आपको अच्छे से समझना है। ये x डैश है, y और ये y डैश है। ये हमने एक सर्कल बना लिया। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट पर है, 0,0 पर इसका सेंटर पड़ता है। इसकी जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एंड हमसे बोला गया दैट फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ दिस सर्कल। अब देखो, ये वाला अगर सर्कल है तो इसका रेडियस कितना होगा? a। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या पड़ेगा? a,0। इसका 0,a, इसका -a,0 और इसका 0,-a। ये तो समझ में आता है। ये 0,0 है पॉइंट यहां पर। ठीक, उन्होंने बोला पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। तो अगर हमें समाकलन का यूज ना करना हो ना, तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। क्यों? इसका रेडियस कितना है? a, तो पाई a स्क्वायर इसका आंसर आएगा, क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमको तो समाकलन की हेल्प से निकालना है, तो फिर कैसे करिएगा? आपको समाकलन की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आप एक काम करिए, यहां जो ऐसे देख रहे हैं आप देखें, जब ये अक्ष खींचते हैं तो ये पूरा का पूरा वृत्त 4 भागों में बराबर भागों में बट जाता है। 4 बराबर भागों में बट जाता है। तो हम क्या करेंगे? हम इनमें से किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे। जैसे हमने इसका एरिया निकाल लिया, मान लीजिए इस वाले हिस्से का, और फिर उसका क्या कर देंगे? 4 गुना कर देंगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के नहीं आ जाएगा। फिर हम ये यूज करा करेंगे। तो कभी अगर बड़ा कर्व है जो कि सममित रूप से ऐसा फैला हुआ है, तो हम क्या करना है? ऐसी सिचुएशन पे किसी एक पोर्शन का, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लो, फिर उसका कितने गुना कर दो, क्योंकि इतने बड़े इसमें कितने टुकड़े पड़ रहे हैं? 4। किसी में 2 पड़ सकते हैं। कैसे? ऐसे। किसी में 2 पड़ सकते हैं, ऐसे अगर आएगा। और इस वाले एरिया को निकालना होगा तो
इसमें इस तरीके के दो पोर्शन पड़ेंगे। तब क्या करेंगे, हम इनमें से इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे बेटा। देखो इस वाले हिस्से का एरिया निकाल लेंगे और इसका क्या कर देंगे, 4 गुना कि 2 गुना, 2 गुना। तो 4 गुना करना नियम थोड़ी है, वो तो इस तरीके के 4 टुकड़े हैं, इसलिए 4 गुना करने को हम बोल रहे हैं। जब 2 होंगे तो 2 गुना करेंगे, 3 होंगे तो 3 गुना करेंगे। नहीं समझ में आया, वो तो जितने टुकड़े होंगे उस हिसाब से हम करेंगे। तो इसका एरिया अब आप कैसे निकालोगे बताओ। इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बनाई जाए और आप चाहें तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी निकाल सकते थे इसको, क्योंकि इसमें दोनों एक्सिस इन्वॉल्व्ड हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें इस जब पट्टी बनाई हमने तो एक्स अक्ष इसमें शामिल है, एक्स अक्ष शामिल है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, dx, dx के साथ y। लिमिट कहाँ, लिमिट किस अक्ष से लोगे, एक्स अक्ष से कि y अक्ष से, एक्स अक्ष से। और केवल इस वाले टुकड़े की हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कहां से एक्स अक्ष पे चलना शुरू करो, यहां से ये टुकड़ा शुरू है और यहां पर जाके खत्म, इसके आगे टुकड़ा का नहीं आ रहा है। तो एक्स अक्ष से लेना है एक्स के मान, एक्स का मान कितना है 0, यहां एक्स का मान कितना है a, फ्रॉम 0 to a। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी जब ये करोगे इससे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इससे केवल इस टुकड़े का क्षेत्रफल आएगा, इसका हमको पूरे का चाहिए। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक टुकड़े का निकालो, उसका 4 गुना कर दो, क्योंकि पूरे वृत्त में इस तरह के 4 टुकड़े शामिल हैं ऐसा। अब ये हमने 4 ले लिया, इंटीग्रेशन y की वैल्यू बेटा जब यहां से निकालोगे तो वो आ जाएगी √a² माइनस x² dx फ्रॉम 0 to a। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद पूरा का पूरा वो प्रोसेस जो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते आए हो, निश्चित समाकलन पढ़े हैं ना। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात, देखो इसमें जब एरिया निकालने जाओगे ना तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये, सबसे ज्यादा यूज होता है। अधिकतर सवालों में वृत्त वगैरह आ जाएगा तो इसका क्षेत्रफल, इसका इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आपको, क्या होता था इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और ये 4 लिखा हुआ है, ये उसका मैं मतलब हमने वैल्यू लिख दी और लिमिट अप्लाई कर दोगे फ्रॉम 0 to a। इसके बाद लिमिट अप्लाई करना आपको पता है, वो सब आप करके देख सकते हो। तो जब आप लिमिट अप्लाई करके निकालोगे ना तो इसका आंसर वही निकल आएगा, क्या, πa², इसका आंसर आ जाएगा सबसे लास्ट में। करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमने ये तरीका बताया, एक ये वाला मेथड बताया है, एक ये बताया कि कभी ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, अगर टुकड़े सममित हैं तो एक टुकड़े का निकालो, उसमें 2 का 4 का जितने टुकड़े हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये भी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है भाई। इसमें इस एक्सरसाइज में ना एक चीज और आएगी, क्या आएगी कि अगर एक, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल वक्र और एक्स अक्ष या वाई अक्ष के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। इसमें ऐसा भी आ सकता है कि एक कर्व होगा और एक लाइन आपको दी गई होगी, एक वक्र होगा और एक रेखा आपको दे दी जाएगी, उसके बीच का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ये चित्र मैंने यहां बना के रखा है, देखो ये एक कर्व है और इस कर्व को अगर आप पहचानते होंगे तो ये कर्व है पैराबोला, यानी कि परवलय। इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax, ठीक है। तो ये हमको क्या दिया गया, वक्र, और एक हमको ये क्या दे दी गई है, एक हमको ये दे दी गई है लाइन। तो ये हमको एक रेखा दी गई है, मान लिया कि ये लाइन है x = a। कुछ बात समझ आ रही है आपको।
ये लाइन x इज इक्वल टू a है, काहे के मारे, क्योंकि y अक्ष के समांतर है ना, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a, x बराबर h टाइप का होता है ना, तो वो ये लाइन है। अब इसमें आपको दो चीजें दी गई, एक दिया गया है कर्व और एक दी गई है लाइन, और आपसे बोला गया इस वक्र और रेखा के बीच का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। तो ये जो होगा एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं, एक वक्र और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये इसमें है आपकी बुक में भी, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। तो एक कर्व दिया जाएगा, इसमें देखो, इसमें केवल आपको क्या दे दिया जाता था, वक्र, और कुछ देने की जरूरत नहीं रहती थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक वक्र की इक्वेशन भी दी जाएगी और एक लाइन की इक्वेशन भी दी जाएगी, फिर उसको आप फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद आप देखोगे कि कौन से हिस्से का क्षेत्रफल हमको निकालना है और उसके हिसाब से आप वर्क करोगे। अब हमने ये कर्व बना लिया, ये लाइन बना ली हमने। इसमें देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन पढ़ा है, शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद आपने पढ़ा हुआ है। शंकु परिच्छेद में कई सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे एक पढ़ा था हमने सर्कल, दूसरा हमने पढ़ा था पैराबोला, परवलय, एक पढ़ा गया था इलिप्स, दीर्घवृत्त, और चौथा हमने पढ़ा था हाइपरबोला। और इस कॉनिक सेक्शन से पहले हम एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये जो चैप्टर आपने आज से स्टार्ट किया है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें इन सब का नॉलेज काम करेगा। तो आज जब सब घर जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपका काम ये है कि क्लास 11th का कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक है, उसका जो फाउंडेशन है, उसको आप रिवाइज करिए पहले। जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए हम आपको बताएंगे, पर हम चाहते हैं कि पहले आप रिवाइज करें, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना आपको, अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप एक क्वेश्चन नहीं लगा सकेंगे, और अगर ये चीज आपको आती होगी तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, इतनी आसान है कुछ कहने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जब फिगर बनाएंगे तो सब कुछ हमारी नजरों के सामने दिखता है, और जो दिखता है उसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो वो डिफिकल्ट होते हैं जो दिखते नहीं है फिर भी सॉल्व करना है मुझे। डिफिकल्ट तो वो क्वेश्चन होंगे ना, ये क्वेश्चन तो बड़े इजी है, इसमें तो हम फिगर बनाएंगे सब दिखेगा मुझे सामने, तो वो कैसे कठिन हो सकता है। समाकलन करते गए आप, समाकलन में कुछ दिख रहा था तुम्हें, कोई चित्र था उसका? नहीं था, पर फिर भी तो आप कर लेते थे ना। पर यहां तो दिखता है आपको, ये तो बड़ा आसान होना चाहिए इसको, है ना। तो ये जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक इसमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको आज पढ़िएगा जाके, कल जब आप आएंगे तो छोटी मोटी चीजें जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ा करेगी मैं ऑन द स्पॉट वहीं बता दिया करूंगा। क्योंकि पहले अगर हम पूरा कॉनिक सेक्शन पढ़ाएंगे अब आपको 11th का, स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा समय ले लेगी अब हमारा, समझ रहे हैं। तो हम अलग से नहीं स्टडी करवाएंगे आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त जैसी सिचुएशन आएगी उसका हम डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया करेंगे उसी वक्त। खैर, अगर ये बाई चांस मौका मिल गया इसको सॉल्व करने का तो कैसे करना है, इसको कैसे करना है सोचिए थोड़ा सा। वाई अक्ष तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कौन से एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स अक्ष। तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे बना लो आप। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप इसमें बना दी, बताओ इसमें कोई डाउट आपको अभी तक? ठीक है, हम करेंगे ये कि हम इतना एरिया निकाल लेंगे, इतने का हिस्से का एरिया, और फिर उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो हमने स्ट्रिप बनाई कैसी स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप है, इस पूरे का एरिया निकालने चल रहे हैं। अगर ये वर्टिकल स्ट्रिप है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dx, और dx के साथ क्या लेना है आपको, y लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिमिट्स कहां से उठाएंगे, x अक्ष से कि y अक्ष से? dx है तो x अक्ष से लिमिट लेना है आपको, और x अक्ष पे जब चलना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है वो यहां से शुरू हो रहा है और हम x की तरफ भागे जा रहे हैं तो यहां खत्म भी हो जाता है। इसके बाद ये वाला हिस्सा यहां नहीं है फिर,
और इससे पहले यहां पर भी ये वाला हिस्सा नहीं था, यहां से शुरू हुआ 0,0 से, और अगर ये x इज इक्वल टू ए लाइन है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a,0। ये छोटी मोटी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां से यहां तक मुझे लिमिट्स लेनी है, x की वैल्यू लेनी है, तो 0 से कहां तक लेंगे, a तक, फ्रॉम 0 टू a। अब y का मान कहां से लाएंगे, क्या रेखा से लाएंगे या वक्र से, क्योंकि अब तो दो चीजें हमारे पास है ना, रेखा है और हमारे पास कर्व भी है, तो हम रेखा से y की वैल्यू लाएंगे कि कर्व से लाएंगे। तो पहला चीज तो यही है कि आप दोनों को देखोगे तो रेखा में तो y मिलेगा ही नहीं आपको, बात समझ में आई, रेखा में तो y है ही नहीं और हमको चाहिए y, तो रेखा से तो उम्मीदें छोड़ दो कि ये कभी y आपको दे पाएंगे, इनके पास खुदा y नहीं आए तो ये आपको क्या देंगे, तो फिर y कहां से लाओगे, कर्व से, y की क्या वैल्यू मिल। और हाँ एक चीज और, अभी जब ये करोगे तो इससे कितना एरिया निकलेगा, ये अगर पूरा चाहते हो तो आप क्या करो, फिर इसमें 2 से गुणा करो, तो a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन y की वैल्यू यहां से लाइए निकाल के, यहां से जब लाओगे तो यह आएगा 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx फ्रॉम 0 टू a। और बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने निश्चित समाकलन पढ़ा नहीं है क्या, बस वही करना है। नहीं समझ में आई बात, ये तरीका हमारे कैलकुलेशंस का हुआ करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम एक वक्र और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। हाँ एक चीज और कि कभी अगर लाइन में भी y का मान दे देंगे तो क्या होगा, फिलहाल ये जो चित्र है इसमें तो कभी इस प्रकार का चित्र अगर आएगा तो इसमें तो कभी y नहीं आएगा, क्योंकि y h के समांतर रेखा है तो x बराबर h टाइप की ही लाइन होगी। और वैसे भी आप देखो, आप x अक्ष के साथ इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, रेखा के नीचे का क्षेत्रफल थोड़ी निकाल रहे हो आप वक्र के नीचे x अक्ष तक का वक्र के नीचे का एरिया निकाल रहे हो, तो फिर आपको वक्र से y का मान निकाल के लाना पड़ेगा। जिस दिन रेखा के नीचे का क्षेत्रफल निकालिएगा उस दिन रेखा से y का मान निकाल के लाइएगा। समझ में आया आपको। तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चीज, जैसे अगर अभी आपको ये चीज 70-80% तक क्लियर हो रही है, तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बाकी बचा 20% पार्ट भी ना माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी आज हमने जो पढ़ा ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है उसका, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कल जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। तो बेसिक तो कंप्लीट है, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम यही काम करेंगे, क्या कि हम आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं।